हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हमारा जो टाइम है उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्विज़। तो आज बेसिकली टाइम है हमारे पास इकोनॉमी की क्विज़ डिस्कस करने का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे जाके एक जो वीडियो है शेड्यूल वाला वो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ जाके देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो फिक्स्ड कैपिटल इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। तो एग्जाम्पल गिवन है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन 1 2 सही है, 2 1 3 सही है, या फिर 3 ओनली, या फिर 2 and 3 ओनली। सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को फिर से, ये रहा क्वेश्चन, फिर से पूरा समझ लीजिए और अभी वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए और इसका सही आंसर मैं बताती हूँ। जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हो अक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आपका ऑप्शन गलत है। अगर हम थर्ड ऑप्शन को हटा दें तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ए, मतलब 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है। जैसा कि हम सबको पता है जो भी करेंसी होती है उसको हम फिक्स्ड कैपिटल के जैसे कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि एक तरह का लिक्विड कैपिटल होता है। लिक्विड कैपिटल क्या होता है, जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, और जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उनमें कोई एसेट्स आते हैं जो कि किसी प्रोडक्टिव प्रोसेस में यूज़ किया जाए। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम वो आपके ऑप्शन में दिया था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, और फिर इसे ऑफिस इक्विपमेंट कंप्यूटर्स को भी हम किसी काम में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इकोनॉमिक्स में जो टर्म हमारा एक्सटर्नलिटीज़ है, ओहो क्वेश्चन तो बाबा दिख ही जाता है आंसर, मतलब जो एक्सटर्नलिटीज़ है वो रिफ़र करता है क्या। अब आपने आंसर देख ही लिया तो अब देख लीजिए इसका आंसर क्या है। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के। तो देखते हैं होता क्या है। देखिए एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो आती कब है, बेसिकली जब हम किसी जब प्रोड्यूसिंग या फिर कंज्यूम करते हैं किसी एक गुड को जो कि एक तरह का इम्पैक्ट कॉज करती है किसी थर्ड पार्टी पे, ना डायरेक्टली वो भले इम्पैक्ट ना हो, जो उसकी रिलेटेड हो किससे, ट्रांजैक्शन से, तब एक्सटर्नलिटीज़ जो हैं वो होती हैं। बेसिक टर्म में कहें, जो हम कोई कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं किसी गुड को और उसका इम्पैक्ट होता है किसी थर्ड पार्टी पे जिसका कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता ट्रांजैक्शन से, उसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दोनों होती हैं, जैसे कि हमने अभी ऑप्शन में देखा। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, इसमें एग्जांपल दिया है क्या। मान लीजिए कि एक फार्मर है, वो एप्पल ट्री का पेड़ जो है वो लगा रहा है। एक्सटर्नल बेनिफिट ये हो रहा है कि वो एक तरह से क्या कर सकता है, किसी आसपास वाले किसी बी कीपर को जगह दे दे कि चलो भाई आप यहाँ पे आओ और मक्खियों को मतलब हनी वनी कलेक्ट करो। इससे रिजल्ट क्या होगा कि जो फार्मर का एक पूरा एरिया है वो भी ऑक्यूपाई हो जाएगा। दूसरा जो बी कीपर है उसका एक्सटर्नल बेनिफिट ये होगा कि जो बी कीपर है वो कैसे एक्सटर्नल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा कि जो आपकी बीज हैं वो बहुत ही हेल्प करती हैं कि कैसे एप्पल ट्री को फर्टाइल किया जा सके, फर्टिलाइज़ किया जा सके। ठीक है जी। चलिए अब नेगेटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या है, अगर मान लीजिए नेगेटिव में एग्जांपल दिया है, आप किसी फर्नीचर को बनाना चाह रहे हो तो आपने क्या किया, किसी जाहिर सी बात है कोई लकड़ी चाहिए आपको, आपने किसी जंगल से लकड़ियाँ काट ली और फिर क्या अपना फर्नीचर बनाया। तो ये एक तरह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो बना रहा है। पहला तो ये क्या करेगा, इंडिजिनस पीपल ऑफ जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के आसपास के लोग हैं उनको हार्म करेगा। दूसरी चीज़ ये कि ग्लोबल वार्मिंग को भी लीड करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रीज़ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और जब वो नहीं होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो राइज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो टर्म गिवन, आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, जो टर्म गिवन है ये स्टैगफ्लेशन में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई होता है और उसी टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो भी स्टेडली हाई होती है। सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया जो डिफ्लेशन होता है वो रेफर करता है क्या, डिक्रीज़ होगा जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स में और सर्विसेज में, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमेशा ज़ीरो के ऊपर ही रहेगा। दोनों स्टेटमेंट आप देख लो, ऑप्शन है 1 2 बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट। तो अगर आपको बेसिक टर्म नहीं पता है इनका तो आप यहाँ क्विज क्या बोलते हैं स्किप कर सकते हो, मैं भी यहाँ से बताऊँगी आपको। लेकिन अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर नीचे दीजिए। तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, और ये गलत क्यों है हम इनकी बात करते हैं। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो तो स्लो हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई हो जाता है, और जो इकोनॉमिक होती है वो भी स्टैगनेंट हो जाती है, और इसके थ्रू इसमें प्राइस जो है काफ़ी राइज हो जाता है और इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं अगर हम डिफ्लेशन की बात करें तो एक तरह का जनरल डिक्लाइन होता है गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में, और ये कब होता है, जब इन्फ्लेशन रेट जो होती है ज़ीरो से नीचे चली जाती है तब। ठीक है जी, मतलब इसमें बिल्कुल ही इस स्टेटमेंट में दोनों में बिल्कुल ही चीज़ें अपोजिट दी हुई हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जो 9th क्वेश्चन है, मतलब जो आज का हमारा
फोर्थ क्वेश्चन है उसमें बात करी गई है क्या, इनमें से कौन सा ऐसी एक्टिविटी है जो कि शेल कंपनी के द्वारा नहीं करी जाती है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, डाइवर्टिंग मनी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नन ऑफ द अबव आर इनिशिएटिव ऑफ शेल कंपनीज। आपने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए शेल कंपनीज़ क्या होती हैं, पहले हम इनको जान लेते हैं फिर हम ऑप्शन देखते हैं। नहीं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो गलत है। शेल कंपनीज किसी भी तरह का प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनाती हैं और चीज़ें आगे कंटिन्यू नहीं करती हैं। आप देखते हैं शेल कंपनी होती क्या है एग्जैक्टली वैसे। ठीक है जी, चलिए अभी शेल कंपनी के बारे में जानते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसा कर दिया था ताकि आपको आंसर ना दिखे नेक्स्ट वाले का। जो टिपिकली हमारी शेल कंपनीज़ होती है उसमें क्या होता है, मल्टी लेयर्स होती है कंपनीज़ की, जो कि क्रिएट की जाती हैं एक स्पेशल पर्पस। इसका पर्पस ये होता है कि मनी को डाइवर्ट कर सके या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को कंटिन्यू कर सके, फिर आगे बढ़ावा दे सके। जो ज़्यादातर शेल कंपनीज़ होती हैं वो किसी तरह का मैन्युफैक्चर नहीं करती किसी प्रोडक्ट को, ना ही किसी अदर प्रोडक्ट के साथ डील करती हैं या फिर किसी सर्विस में रेंडर करती हैं। ये जो है मोस्टली यूज़ की जाती है जिससे क्या हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आगे बनाया जा सके। जनरली होता क्या है, ये जो कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ होल्ड करती हैं ऐसे एसेट को जो कि केवल पेपर पे होती हैं, ना कि रियलिटी में। ठीक है जी, ये कंपनीज़ होती हैं कंडक्ट करती हैं ऑलमोस्ट नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ऑप्शन ये है कि जो BBB है एक ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका टास्क ये है कि हमें रिकमेंड करना कि सिलेक्शन ऑफ चीफ ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन से बैंक को ओन करेगी, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ओन करेगी। जो BBB है वो वर्क करती एज स्टेप टूवर्ड्स गवर्नेंस के रिफॉर्म्स में इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे और जो कि रिकमेंड किया गया था बाय PJ नाय कमेटी के द्वारा भी। और लास्ट स्टेटमेंट है, इट ऑल्सो एम्स टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ बर्डन, मतलब इसका एम ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बर्डन है फिजिकल डेफिसिट का और जो करंट अकाउंट डेफिसिट का उसको कम करना। सारे ऑप्शंस आपने देख लिए। अब इसका सारे स्टेटमेंट देख लिए। इसका ऑप्शन देखते हैं 1 3 2 3 1 2 1 2 3। सारी ऑप्शंस हमने देख ली। ठीक है जी, एक बार फिर से देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, बाकी मैं आंसर डिस्कस करती हूँ। जो थर्ड स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है BBB के बारे में, तो स्टेटमेंट थर्ड अगर हम गलत कर दें तो हमारे पास ऑप्शन सी बचता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। देखते हैं भाई क्या दिक्कत थी। जो आपका BBB है वो एक तरह से पार्ट है इंद्रधनुष प्लान का, हमारी गवर्नमेंट का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये हमने आज के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।